हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो रेलवे स्पीडी वीडियो नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं 5 वीडियो करा चुका हूं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रेलवे कैलेंडर जारी कर चुका है और इसमें रेलवे स्पीडी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं फुल स्पीडी यानी कि पेज बाय पेज कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे चैनल पे देख रहा हूँ कि 15 घंटे का लगभग या 16 घंटे का, 18 घंटे का, 10-12 घंटे का एक ही वीडियो में सब कुछ है। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें कम से कम 50 से 60 मिनट का एक वीडियो लाना है और उसमें दोस्तों जितना हो सके उतना कवर करना है। ठीक है, और बारी बारी से चाहे जितना वीडियो बनाना पड़े दोस्तों मैं बनाऊंगा। ठीक है, इससे पहले कि अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में मुद्रा प्रणाली। ठीक है, गला थोड़ा सा बैठा बैठा लग रहा है और लग क्या रहा है भी, तो थोड़ा सा इसे मैनेज करिएगा। 1-2 वीडियो के लिए केवल ऐसा है, लेकिन बाद में तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो ये रुपया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जितना भी मार्केट करते हैं वो रुपया में करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम, तो नीतिगत दस्तावेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी का प्रचलन 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कहाँ चला था, तो वो चीन में चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, जैसे कि 1949 में, 1966 में तथा 1991 में हुआ है। अगला कह रहा है कि भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830 में, हैदराबाद 1903 में, कोलकाता 1950 में और नोएडा 1989 में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में 10, 50, 100 और 500 मूल्य के बैंक नोट छापती है। ये कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला कह रहा है कि देवास जो मध्य प्रदेश में है स्थित है, बैंक नोट प्रेस ये 20, 50, 100 और 500 मूल्य के नोट छापती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला कह रहा है कि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, 1 रुपये से अधिक मूल्य वाले। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये के से अधिक सभी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सही बात है। आगे कह रहा है कि भारतीय नोटों पर नोट का मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। पहले 15 था, अब 17 भाषाओं में हो गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। अगला कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का अवमूल्यन गिरता है, मूल्य गिरता है। अगला कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप
थोक मूल्य सूचांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है कब? तो मुद्रास्फीति में। अगला कह रहा है कि मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। अगला कह रहा है कि 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक रूप में अपनाया। ठीक है, यूरो को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। अगला कह रहा है कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। अगला कह रहा है कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात से प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है और सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड यानी कि स्टार्लिंग है, पाउंड स्टार्लिंग। अगला कह रहा है कि भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की सदस्यता प्राप्त की। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह, ये र जो है इस तरह से कटा हुआ, का डिजाइन IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उदय कुमार ने की थी। ये डिजाइन दिया था जो रुपए पे रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। अगला कह रहा है कि कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। ठीक है, पांडनलूर। अगला कह रहा है कि लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ये क्वेश्चन पूछते रहता है खासकर यामिनी कृष्णमूर्ति से। ठीक है, कि किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला कह रहा है कि कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों ये तीनों पूछता रहता है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और सितारा देवी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसको याद रखने का ट्रिक है। कच्चा पूड़ी कौन लोग खाते हैं? तो अंधे। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला कह रहा है कि वलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि ओडिसी यानी कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र नोडा गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। 9 रस होते हैं शास्त्रीय नृत्य में, जैसे होते हैं कि वीर रस, हास्य रस, उसके बाद करुण रस, उसके बाद वियोग रस, ऐसे ऐसे होता है। कुल 9 रस होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम। अगला कह रहा है कि यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान। आगे देखते हैं। कह रहा है मयूरभंज का छात्रों
ठीक है। छाओ, मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधित नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। अगला कह रहा है कि जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। दोस्तों ये सेट प्रैक्टिस में आता रहता है जात्रा, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे पुराना या प्राचीनतम वाद्य यंत्र ये बीड़ा है, जो सरस्वती माता के हाथों में रहता है बीड़ा। ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। अगला कह रहा है कि राग मियाँ की मल्हार ये तानसेन की रचना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं, यानी कि तो हरि बांस की बांसुरी याद रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया। अगला कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित थे, यानी कि शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। अहमद अली खां प्रसिद्ध रसोद वादक हैं, ठीक है, रसोद वादक हैं। आगे कह रहा है शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा संतूर। अगला कह रहा है कि सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। अगला कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं, गायन से। अगला कह रहा है कि मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा, और खजुराहों के मंदिर कहाँ पर हैं भाई? ये खजुराहों का मंदिर मध्य प्रदेश और नागर शैली का उदाहरण है। ये सब कैसा है? नागर शैली में बना हुआ। अगला कह रहा है कि नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। वो नागर शैली का था और ये द्रविड़ शैली का। आप लोग इससे ध्यान में रखिएगा कि जो भारत के दक्षिण में है, ये देख रहे हैं भारत का ये सब दक्षिणी ये क्या बोलते हैं राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु, ठीक है, और ये तिरुपति, ये सब जो है कांचीपुरम, ये सब बृहदेश्वर, ये सब भारत के दक्षिण में है स्थित, इसलिए द्रविड़ शैली, और जो उत्तर में है अक्सर माना जाता है कि ये नागर शैली में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि नागर एवं द्रविड़ शैली की मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाता है। वेसर शैली दोस्तों जो ना कि पूर्ण रूप से दक्षिण में और ना ही पूर्ण रूप से उत्तर में, जो मध्य में है, उसे वेसर शैली कहा जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि होयसलेश्वर यानी कि हेलेविड वैष्णव मंदिर वृंदावन वेसर शैली के उदाहरण हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं वृंदावन, ठीक है, वैष्णव मंदिर, ये पूर्ण रूप से ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भारत के कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, तो ये वेसर शैली के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है और ये पेंटिंग से है, और इसको खास तौर से ये महिलाओं द्वारा पेंटिंग किया जाता है। ये देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर में अभी फ़िलहाल में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया था कि पूर्ण रूप से मतलब कि किसके द्वारा कलाकारी की जाती है, इस तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछा था, तो खासकर ये महिलाएं इसे पेंटिंग करती है। अगला कह रहा है कि बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। रसोद में 19 तार होते हैं, ये 19 तार होते हैं रसोद में। आगे देखते हैं। ये विमुद्रीकरण, ठीक है, कह रहा है कि जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों जैसे कि 1000 का और 500 का नोट जब बंद हुआ था, उसकी जगह पे 2000 का और नया 500 का नोट आया था, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना होता है, ठीक है, सही बात है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में अभी तक 3 बार यानी कि 1946, 1978 और 2016 में, आप लोग ये 16 में ये सभी लोग जानते होंगे जो नोटबंदी हुआ था
हम लोग के सामने हुआ था, ठीक है, यानी कि इसकी जीता जागता सबूत हम लोग हैं। तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 और 2016, ये 78 और ये 16 विमुद्रीकरण हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को RBI गवर्नर CD देशमुख 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, ठीक है। अब समझ सकते हैं कि 1946 में 10,000 के नोट भी थे, ठीक है, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को RBI गवर्नर IG पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1,000, 5,000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किए गए थे, ठीक है। कब? तो ये 1978 में। अब समझ सकते हैं 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट थे उस समय। आज भले लोग माने या ना माने, लेकिन उस समय नोट थे और ये बंद किए गए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1,000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा 500 एवं 1,000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इसके बदले 500 एवं 2,000 के नए नोट जारी किए, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे, सही बात है। अगला कह रहा है कि 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के सिक्के बंद किए गए थे, यानी कि 30 जनवरी 2011 को। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, 10 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा और 25 पैसे के हम लोग जो भी है चॉकलेट, लेमन जूस खाया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है, ठीक है। काफ़ी लेटेस्ट ये क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 2,000 रुपये के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBNMPL मैसूर कर्नाटक में छपती है। दोस्तों अब इसे भी बंद कर दिया गया है, ठीक है, 2,000 रुपये के नोट को भी। अगला कह रहा है कि 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटरमार्क का प्रयोग किया, ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था, ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम 1 रुपये के नोट से शुरू हुआ था कागजी नोट। आगे कह रहा है कि 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 19 मई 2023 को RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की, ठीक है, यानी कि ये भी बंद हो चुका है, ठीक है। 2,000 रुपये का नोट, 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। 2016 और 2023 लगभग 7 वर्षों के अंदर इसका प्रचलन रहा, 6-7 वर्षों तक, और बाद में ये बंद हो गया। आगे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत RBI सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है, यानी कि 10,000 रुपये तक का नोट और 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकता है। इससे ये ज़्यादा नहीं कर सकता है और इससे ये ज़्यादा नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, ठीक है,
की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों बार बार पूछते रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर याद रखिएगा 1945 को। आगे कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अगला कह रहा है कि यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत यूएनओ का ठीक है सदस्य वर्ष 1945 से है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका सदस्य है। अगला कह रहा है कि यूएनओ के संविधान चार्ट है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। अगला कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक है, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है। अगला कह रहा है कि सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है, तो महासचिव होता है। अगला कह रहा है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव रिगवेली नॉर्वे थे, यानी कि नॉर्वे के थे रिगवेली। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रथम एशियाई महासचिव युथांट वर्मा के थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से हैं। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में थी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला कह रहा है कि यूएनओ दिवस पर साधारण सभा, ठीक है, साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी कि 1966 में ये थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दोस्तों भारत के परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे।
आगे कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम यानी कि NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। अगला कह रहा है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो रूस में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। अगला कह रहा है कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 14 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। अगला कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कोस्मोड्रोम से। आगे कह रहा है दोस्तों कि स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह, ठीक है, इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ, यानी कि स्थापित किया गया। अगला कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्ण नाम ऊर्जा संस्थान था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971, ठीक है, 1971 में कल्पक्कम चेन्नई में हुआ। अगला कह रहा है कि साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नागल यानी कि पंजाब में, ठीक है, 1962 में हुई थी। अगला कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, ठीक है, CWPRS खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है, की गई थी। अगला कह रहा है कि भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है, तो तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था तारापुर का, तो 1972 में। आगे कह रहा है कि राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 रावत भाटा राजस्थान में इसकी अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नरौरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1991 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये पूछता रहता है दोस्तों। ठीक है, अगला कह रहा है कि काकरापार परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993, ये सूरत गुजरात में अवस्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रमण अनुसंधान केंद्र, ये बंगलौर कर्नाटक में है। आगे देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है, यानी कि रूस से ये प्रेरित होकर भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। अगला कह रहा है कि योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि पहली योजना 1951 से 56 हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई थी। पूछ सकता है क्वेश्चन, और पूछता भी है कि पहला योजना था 1951 से 56 तक, उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था, तो ये कृषि को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि दूसरी योजना पीसी महाल नोविस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान, ठीक है, इसका कार्यकाल था, दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तीसरी योजना सैंडी, चक्रवाती और महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तीसरी में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। अगला कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। बोकारो दोस्तों ये झारखंड में। आगे देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना यानी कि 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। इसके वजह से ये असफल रहा योजना। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला कह रहा है कि चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गाडलिग योजना यानी कि सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई, ये पंचवर्षीय योजना में। अगला कह रहा है कि अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुरनार मिंडल, ठीक है, वह प्रणेता प्रोफेसर रेगनर प्रिंस थे। ठीक है, प्रिंस थे। आगे कह रहा है, ठीक है, IRDP, NREP, ठीक है, और TRYSEM, DWACRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठवीं योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। अगला कह रहा है कि सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 थी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। अगला कह रहा है कि आठवीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना में हुई थी। अगला कह रहा है कि नवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी, 10वीं योजना, और 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। ठीक है, अगला कह रहा है 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी और 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। आगे दोस्तों कह रहा है कि 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। राज्य के रूप में गठन ये 26 अक्टूबर 1947 में इसका गठन हुआ। अगला कह रहा है ईयूटी के रूप में गठन ये 31 अक्टूबर
2019 को हुआ। ठीक है। अगला कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 42,241 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 99.4 लाख है। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ से लगभग 6,000 कम। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राजकीय भाषा इसकी उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय इसका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। ठीक है। इसकी सीमाएं लगती है उत्तर पूर्व के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जिला इसमें कुल 20 जिला है। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलग्राम, बड़गांव, डोडा, गादरबल, ठीक है, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, कुपड़वाल, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, सोफिया, श्रीनगर और उधमपुर। ठीक है, इतना इसके ज़िले हैं। अगला कह रहा है कि इसका नृत्य है दोस्तों कूड़, छाजा, दमहाल, डोंगरी। और इसका राष्ट्रीय उद्यान दक्षी ग्राम। ठीक है, ये पूछता रहता है कि दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और किश्तवाड़, ठीक है, सलीम अली, ये भी पूछता रहता है। और गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य ये हैं। त्यौहार इसका है ट्यूलिप, ठीक है, गुरेज, नवरेह, तक्की, तत्सुरम। ठीक है। इसकी विधानसभा सीटें हैं, जो सदस्यों की संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और लोकसभा का सदस्यों की संख्या 5 है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों प्रमुख बांध इसका बगली हार और दुल्हस्ती और ये सलाल और पाकल, डल, ठीक है, सभी चिनाब नदी पर स्थित हैं। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ा है और प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र वर्मा थे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। आगे देखते हैं। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यूटी जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। ठीक है, 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। आगे कह रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। ठीक है, नरेंद्र मोदी किए थे, 370 हटाए थे। अगला कह रहा है कि वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यूटी, दादर और नगर हवेली, इसका देखते हैं। कह रहा है कि एवं दादर, दमन और दीव। ठीक है। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसकी स्थापना या प्रभावी 26 जनवरी 2020 को हुआ था। इसकी राजधानी दमन है। क्षेत्रफल इसका 603
603 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जनसंख्या इसका 5,87,764 है। इसमें कुल 3 जिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें लोकसभा सीटें 2 हैं। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है, इसका उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। प्रथम प्रशासक इसका प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नज़दीक स्थित है, ठीक है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दादर चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। अगला कह रहा है कि दादरा, ठीक है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। कह रहा है दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 97वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। आगे देखते हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय, ठीक है। कह रहा है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का विलय, ठीक है। विधेयक, ठीक है, विधेयक 2019 केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासक है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अगला कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। अगला कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तथा पहले 6 वर्ष का हो गया है। अब कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन पहले 6 वर्ष का था। आगे कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें 144 सीटें होंगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी, ठीक है, और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो
शासन चलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 20 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। आगे देखते हैं। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों से यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये रेलवे स्पीडी का वीडियो नंबर 6 समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे का जो रोस्टर है कैलेंडर वो 2026-27 के लिए जारी हो चुका है और उसमें कितनी वैकेंसियां हैं, कब कब उसका वैकेंसी होगा और कब कब एग्ज़ाम होगा, तो वो भी जारी कर चुका है। उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ये रेलवे का स्पीडी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और अलग अलग एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को बिहार स्पेशल दोस्तों जीके और जीएस का रिविजन करना होगा और पढ़ना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।